जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज अग्रवाल। आज अपनी बात करेंगे बीसीके चैप्टर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। तो चैप्टर 4 में हमने बात किया था कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उस पर वन ऑफ द पॉलिसीज ये कि भाई बिजनेस को हेल्प करना है ना, उसको ग्रो करने में सपोर्ट करना। अभी गवर्नमेंट कैसे उन चीज़ों में बिजनेस को हेल्प करता है और वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को सपोर्ट करता है। अभी बिजनेस को सपोर्ट करने का मतलब ज़रूरी नहीं है पैसा देकर ही सपोर्ट करना, है ना। तो दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि बिजनेस को फैसिलिटेट करता है। एक होता है तुम्हारा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन और एक होता है फंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में अपने 4 इंस्टीट्यूशन पे डिस्कस करेंगे, फंडिंग इंस्टीट्यूशन में अपने एक पे बात करेंगे डिटेल में। नॉन फंडिंग में विल डिस्कस आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईआरडीएआई, और फंडिंग में अपने बात करेंगे नाबार्ड का। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड नाबार्ड हो गया तुम्हारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये पांचों पे अपने थोड़ा सा डिटेल वाला डिस्कशन करेंगे और बाकी जो है उस पर अपने मतलब इसको छोड़ के कुछ और भी है तुम्हारा फंडिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह, उसको बस अपने टच करेंगे, उस पर ज़्यादा डिटेल पे जाने का अपने को दरकार नहीं है। सो टू स्टार्ट विथ, है ना, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि भाई ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं ये एक्चुअली कौन होते हैं। तो तुम्हारा बिजनेस फैसिलिटेटर्स को अपने 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। एक टॉप लेयर, फिर इंटरमीडिएट लेवल या इन बिटवीन जो लेयर रहता है, और एक होता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टॉप लेयर में विच लेयर 1 में आता है तुम्हारा फंडिंग और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन जिसका आपने बात किया था। सेकेंड लेयर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारा लेवल 2 में आता है। मतलब देखो कभी भी अपने धंधा करेंगे तो अपने को पेमेंट लेने के लिए वी नीड बैंकिंग सर्विस, सामान एक जगह से दूसरा जगह भिजवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सामान को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग सर्विस चाहिए, देन तुम्हारा सामान को रिस्क को हेज करने के लिए अपने को इंश्योरेंस वाला का सर्विस लेना होता है, राइट। तो इन सबको अपने ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं। एंड लेयर 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो डायरेक्टली बिजनेस के टच में रहते हैं। तो इसमें विल टॉक अबाउट फ्रेट फॉरवर्डर, बिजनेस इंक्यूबेटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मर्केंटाइजर। तो फ्रेट फॉरवर्डर कौन हुए? फ्रेट फॉरवर्डर मतलब वो लोग जो कि ट्रांसपोर्टर और बिजनेस को कनेक्ट करते हैं। तो तुम ऐसा बोल सकते हो ये लोग ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेटर का काम करते हैं, राइट। जैसे अगर थोड़ा सा अपने कनेक्ट करें तो ओला उबर होता है ना, वो अपने को क्या करता है कि एक ट्रांसपोर्टर है जिसका कैब है और एक अपने लोग है, और ओला उबर अपने को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो वैसे ही बिजनेस में भी देयर इज़ वन शिपिंग कंपनी, ठीक है, या देयर इज़ वन कंपनी जो ट्रक से सामान भिजवा रहा है, अपने को भेजना है, और कोई बीच में एजेंट होगा जो अपने को कनेक्ट करेगा, वो हो गया फ्रेट फॉरवर्डर। बिजनेस इंक्यूबेटर और बिजनेस एक्सकलेटर ये वो लोग हैं जो कि जब कोई बिजनेस नया नया अपने सोचते हैं कि भाई दिस इज़ द आइडिया, अभी इसको कॉन्सोलाइज करके इस पर काम करना है, तो उस लेवल पे जब अपने को सपोर्ट करता है तो वो होता है बिजनेस इंक्यूबेटर। तो बहुत सारे एमबीए इंस्टीट्यूशंस में भी बिजनेस इंक्यूबेटर का अलग से सेल होता है। तो दे जनरली चार्ज सम नॉमिनल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कि भाई तुम बिजनेस करो, ये अपना रेवेन्यू शेयर रहेगा, तो बाद में तुम ग्रो कर जाते हो, तो दिस इज़ द अमाउंट डेट विल टेक। फाइनेंशियल कंसल्टेंट का मतलब क्या हुआ, है ना, ये तो अपने बहुत अच्छा से जानते हैं कि जो फाइनेंशियल मैटर में बिजनेस को एडवाइज करते हैं, मतलब फंड मैनेजमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेट इक्विटी, दीज ऑल थिंग्स। एंड मर्केंटाइजर मतलब जो कि बिजनेस को हेल्प करता है गुड्स वगैरह में, है ना, मतलब सप्लायर से कनेक्ट करने में या फिर कस्टमर से कनेक्ट करने में, दोज थिंग्स। सो ये 3 था, लेयर 1 2 3। इसके बाद विल टॉक अबाउट कि भाई गवर्नमेंट ने कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट किया ओवर द पीरियड। सो 19 अभी तक का अपने इंडिपेंडेंस का बात करें, इंडिपेंडेंस से अभी तक का, तो अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री 91 एंड पोस्ट 91। तो प्री 91 अपने बात करें तो 1948 में देयर वाज एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट, 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। दीज आर द डेट्स एंड टर्म्स जो अपने को ध्यान में रखने हैं। 1991 में अपने को पता है, अपने चैप्टर 4 में भी इस पर बात किए थे कि भी एलपीजी आया था। एलपीजी मतलब
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद जो है इकनॉमी में इंडिया का मेजर चेंज आया। अभी नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो सारा इंस्टीट्यूशंस जो कि बिजनेस को, है ना, रेगुलेट करता है, गाइड करता है, या जो कस्टमर्स है वो उनका इंटरेस्ट को टेक केयर करता है, या कस्टमर्स को ट्रेन करता है, या जो इंटरमीडिएट होते हैं बिजनेस के उनको ट्रेन करता है, उनका इंटरेस्ट को टेक केयर करता है। सो मोटा मोटी ये रोल होता है तुम्हारा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन का। तो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में अपने जिनका बात करेंगे उनका तो अपने पहले मेंशन लिए थे, उसको छोड़ के भी कुछ और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि तुम्हारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई जिसको अपने बोलते हैं। उसके बाद देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस लाइक EDI, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, या NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग तुम्हारा प्री फॉर्मेशन से लेके प्रोडक्शन तक बिजनेस को सपोर्ट करता है ना, मतलब पूरा स्पून फीडिंग वाला काम ये लोग करते हैं। तो दे एक्चुअली हेल्प द बिजनेस इन ग्रोइंग फ्रॉम वेरी इंक्यूबेशन स्टेज टिल प्रोडक्शन स्टेज, वैसा वाला चीज़। अब अपने एक एक करके बात करते हैं तुम्हारा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो अपने डिस्कशन में है, जो अपनी सिलेबस में, RBI, SEBI, CCI और IRDAI। तो सबसे पहला SEBI है। देखो SEBI का काम क्या है, तो अपने फिनेंशियल मार्केट को ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में वापस से वी हैव गॉट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब पहली बार जब अपने पब्लिक से पैसा उठाते हैं उसको अपने बोलते हैं कैपिटल मार्केट। उसमें सॉरी वो कैपिटल मार्केट तो हो गया, कैपिटल में भी उसको अपने बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और वंस अपने पब्लिक से पैसा उठा लेते, तो पब्लिक मतलब अपने जब कंपनी में पैसा लगा देते, मे बी शेयर में या डिवेंचर्स में, तो फिर अपने जब उसको ट्रेड कर पाते हैं आपस में, है ना, जैसे अपने डेली बेसिस पे शेयर खरीदते बेचते हैं ना, वो होता है सेकेंडरी मार्केट। और मनी मार्केट का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन अरेंजमेंट वाला काम होता है। तो बड़े कॉरपोरेट्स में या फिर बैंक्स में या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में या फिर NBFC में जो रुपयों का दरकार होता है फॉर शॉर्ट टर्म, तो वहाँ पे वो लोग जो आपस में रुपए का लेन देन करता है उसको अपने बोलते हैं मनी मार्केट। तो एक हो गया मनी मार्केट और एक हो गया कैपिटल मार्केट। अब तुम्हारा अपने सबसे पहले बात करेंगे SEBI का। तो SEBI जो है वो कैपिटल मार्केट का माई बाप है, राइट। तो कैपिटल मार्केट का होल एंड सोल कंट्रोल जो है वो तुम्हारा SEBI के पास है। तो जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है, जितने भी तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज है, जितने भी कस्टोडियंस है तुम्हारे सिक्योरिटीज के, उन सबको SEBI का सारा बात मानना होता है। और SEBI को इंश्योर करना होता है कि जो इन्वेस्टर है, अबव ऑल जो इन्वेस्टर है, उसका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो SEBI का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988। क्या अपने को डेट्स याद रखना है? यस, अपने को डेट्स याद रखना है, ठीक है। 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को SEBI वाज एस्टेब्लिश्ड। इट वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। कब? 30 जनवरी 92। तो 12 अप्रैल 1988 को तो SEBI एस्टेब्लिश हो गया था, बट इसको पावर्स कब मिला था? 30 जनवरी 92 को, जब तुम्हारा SEBI एक्ट फोर्स में आया था, राइट। तो ये दो डेट अपने को याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब अपने को ये सारा चीज़ भी याद करना पड़ेगा इससे, क्योंकि MCQ आते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देन फिर इसका जो रीजनल ऑफिसर्स है वो कहाँ कहाँ पे हैं? सो नॉर्थ वाला दिल्ली में, ईस्ट वाला कोलकाता में, साउथ वाला चेन्नई में, वेस्ट वाला अहमदाबाद में। ये खासकर याद रखना, जो वेस्टर्न ऑफिस है ना इसका, वो अहमदाबाद में है, मुंबई में नहीं है। जनरली अपने को मुंबई क्लिक करते हैं। और इसका दो लोकल ऑफिस भी है, जयपुर और बेंगलोर में। SEBI के पहले कौन था? SEBI के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू था। तो ये भी CCI है, लेकिन दिस इज नॉट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है तुम्हारा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू के पास राइट्स कहाँ से आया था? कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 से। लेकिन बाद में फिर SEBI ने इसको रिप्लेस कर दिया। और SEBI के पास पावर कहाँ से आया? SEBI के पास पावर आया तुम्हारा SEBI एक्ट से, जो कि 92 में पास हुआ था। SEBI का जो मैनेजिंग बोर्ड है, गवर्निंग बॉडी है, उसमें कौन कौन है? तो एक चेयरमैन है विच इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 मेंबर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। एक मेंबर होता है RBI से। 5 और मेंबर होते हैं, जिसमें कम से कम 3 होल टाइम मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो एक चेयरमैन, 2 मेंबर तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फाइनेंस
और एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई और 5 अदर्स मेंबर, जिसमें कम से कम 3 जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं। अभी जो सेबी है उनको किसका ध्यान रखना होता है, तो भी इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, देन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मार्केट इंटरमीडियरी मतलब बीच वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग, ठीक है। बीच वाले लोग मतलब स्टॉक ब्रोकर हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, फिर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फिर जितने भी कस्टोडियंस है सिक्योरिटी के, एनएसडीएल, सीडीएसएल, वो सारे लोग। सेबी का 3 काम होता है। एक होता है कासी लेजिस्लेटिव, तो कासी लेजिस्लेटिव का मतलब हुआ कि भाई लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में जो है वो सेबी रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करता है। देन कासी जुडिशियल, इसका मतलब हुआ कि सेबी के पास जुडिशियल राइट्स भी है, मतलब वो ऑर्डर वगैरह भी पास कर सकता है। और कासी एग्जीक्यूटिव मतलब कि वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा सकता है उसको अगर दरकार है तो किसी को भी तकलीफ है अगर इन मैटर्स में, तो वो पहले सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल SAT, और वहाँ पे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो स्ट्रेट अवे वहाँ से फिर सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल का जो है वो 3 मेंबर का ट्रिब्यूनल है, विच इज हेडेड बाई, उसको कौन हेड करते हैं, जस्टिस JP देवादर, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फॉर्मर जज है। इसके बाद सेबी का फंक्शन क्या है, तो सेबी का फंक्शन तुम्हारा एक है प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक है डेवलपमेंट फंक्शन, एक है रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, राइट, कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है। डेवलपमेंट फंक्शन मतलब क्या हुआ कि भाई स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस को बढ़ाना, ट्रेन करना इंटरमीडियरी को, राइट, इंटरनेट ट्रेडिंग को प्रमोट करना, अंडरराइटिंग जो है उसको ऑप्शनल करना, जिससे कि इशू करने का, सिक्योरिटीज को इशू करने का कॉस्ट कम हो सके। और रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है कि भाई तुम्हारा जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं उनको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, राइट, मर्चेंट बैंकर्स को रेगुलेट करना, म्यूचुअल फंड्स का वर्किंग को, टेक ओवर ऑफ कंपनी को, कंडक्ट इंक्वायरी इन ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो दीज आर द थिंग्स जो सेबी टेक केयर करता है इन रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो ये था थोड़ा सा सेबी के बारे में। इसके साथ सेबी और क्या कर सकता है, सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को पीरियडिकली रिटर्न फाइल करने के लिए बोलते हैं, राइट। इट कंपेल्स लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय पब्लिक कंपनी, ये तुम्हारा फ़ी वगैरह भी चार्ज करते हैं जिससे कि ये अपना काम ठीक से कर सके। इट कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, राइट, जितने भी बाइलो होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करते हैं उनको अप्रूवल करने का पावर है इसके पास। तो ऑल इन ऑल स्टॉक एक्सचेंज का पूरा कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन जो है वो इसके हाथ में ही है। फाइन, तो सेबी जो है तुम्हारा लेंडर और बोरोर के बीच में ना थोड़ा सा मीडिएटर वाला रोल प्ले करता है, और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसके लिए अपने सेबी को जिम्मेदार बोल सकते हैं, या सेबी का जिम्मेदारी बनता है कि वो इंश्योर करे कि चीज़ें ठीक से चल रही हैं। इसके बाद अपने बात करेगा आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935। सेबी का क्या डेट था, 12 अप्रैल 1988, और आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो शुरू में ना आरबीआई तुम्हारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, बाद में इसको नेशनलाइज किया गया, राइट, 1949 में। आरबीआई का हेड ऑफिस पहले कैलकाटा में था, उसके बाद वो परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो गया 1937 में, और इसका 31 लोकेशंस पे और भी ऑफिस है। आरबीआई का जो गवर्निंग बॉडी है उसमें 21 मेंबर है। पहला तो गवर्नर है, तो गवर्नर कौन है अभी, शक्तिकांता दास। फिर 4 डेप्यूटी गवर्नर है फॉर 4 रीजन्स, 2 फिनांस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 10 गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, और 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि लोकल हेडक्वार्टर को मैनेज करते हैं। लोकल हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली। और सेबी का कहाँ पे था, सेबी का जो वेस्टर्न हेडक्वार्टर है लोकल रीजनल वाला वो अहमदाबाद में था। सेबी का क्या काम है, तो आरबीआई का क्या काम है, तो कभी भी अपने आरबीआई का बात करते हैं ना तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने को याद रखना है। वो चीज़ें क्या क्या है, एक तो है अपना कि रेपो, रिवर्स रेपो, देन बैंक रेट, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, CRR, SLR, और तुम्हारा कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। दीज आर द टर्म्स जो कि अपने को ध्यान में रखना है। रेपो का मतलब क्या हुआ, रेट, जिस रेट पे तुम्हारा आरबीआई वाला बैंक को लोन देता है उसको अपने बोलते हैं रेपो। शॉर्ट टर्म होता है ये, 7 से 14 दिन के लिए।
रिवर्स रेपो मतलब बैंक अपना सरप्लस फंड जब आरबीआई में जमा करवाता है तो आरबीआई जो इंटरेस्ट देता है, डेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। देन इसके बाद तुम्हारा बैंक रेट, वो रेट जिसपे कि आरबीआई बैंक को लोन देता है बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन कंपेयर टू रेपो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या हुआ? दिस इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स बैंक इन इमरजेंसी सिचुएशंस, राइट। सो जनरल नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन में अगेंस्ट प्लेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रेट क्या क्या है? सो भाई आज के दिन में रेपो का रेट है 4%, रिवर्स रेपो का 3.35%, बैंकिंग का रेट, बैंक रेट है 4.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज 4.25%। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कि भाई बैंक को अपना टोटल डिपॉजिट्स का, राइट, 3% रखना पड़ता है। आज के दिन में रेट इज 3%, तो कुछ परसेंटेज होता है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है जिससे कि अपने बैंक का लिक्विडिटी के साइड से थोड़ा सा सेफ फील करें, राइट। एसएलआर क्या हुआ? ये परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कि बैंक को इन्वेस्ट करना होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड स्टेट सिक्योरिटी। तो 18% है तुम्हारा एसएलआर और सीएलआर, और 3% चल रहा है अभी सीआरआर का रेट। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? दिस इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। सो अगेन इसका कैलकुलेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं बट अपने को मोटा मोटी ये अपने को ध्यान में होना चाहिए परसेंटेज और इसका मतलब क्या होता है। तो आरबीआई के पास जिम्मेदारी है करेंसी इशू करने का, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। आरबीआई एक्ट्स ए बैंकर टू गवर्नमेंट। फिर आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी उसको अपने बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, राइट। आरबीआई इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एक्ट 1934 इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर आरबीआई एक और रोल प्ले करता है विच इज बैंकिंग ओम्बड्समैन का मतलब, बैंकिंग ओम्बड्समैन का मतलब क्या हुआ कि किसी को कोई भी बैंक से कोई तकलीफ है तो वो आरबीआई के पास जा सकता है। सो फंक्शंस आरबीआई का, इट इंक्लूड्स मॉनेटरी फंक्शन। मॉनेटरी फंक्शन मतलब क्रेडिट कंट्रोल करना, करेंसी इशू करना, बैंकर्स का बैंक का रोल प्ले करना, गवर्नमेंट का बैंकर का रोल प्ले करना, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दीज थिंग्स। सुपरवाइजरी फंक्शन मतलब कि तुम्हारा वर्किंग मेथड को मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना है ना, लाइसेंस वगैरह इशू करना, ब्रांच एक्सपेंशन को देखना, एसेट का लिक्विडिटी वगैरह देखना, अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, देन तुम्हारा जो बैंकिंग सर्विसेज वगैरह उसको एक्सटेंड करना, उसको हर कोने तक लेके जाना। सो दीज थिंग्स, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह को अभी जो अपनी सपोर्ट कर रहे हैं है ना, वर्चुअल कैश को। अभी आरबीआई का फिर ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू स्टेबल द एक्सचेंज रेट, राइट, प्राइस लेवल जो कंट्री में उसको स्टेबल करना। फिर तुम्हारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको चेक करना। टू इंश्योर स्टडी ग्रोथ, राइट, दीज ऑल थिंग्स आर तुम्हारा आरबीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, आई मीन उसका जो मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी है उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज क्वांटिटेटिव कंट्रोल, सेकंड वन इज क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव कंट्रोल के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? बैंक रेट पॉलिसी, रेपो एंड रिवर्स रेपो, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, आरबीआई का जो गाइडलाइंस वगैरह है, ओरल रिटन दोनों। फिर तुम्हारा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, दिस थिंग्स कम अंडर क्वालिटेटिव मेजर्स। तो ये टर्म्स बस अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1999 में। इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, राइट, मुंबई में नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री मतलब लाइफ नॉन लाइफ दोनों को देखते हैं, इंटरमीडियरी को भी देखते हैं। इंटरमीडियरी मतलब तुम्हारे जो इंश्योरेंस ब्रोकर हो गए, लॉस सर्वेयर्स हो गए, है ना, लॉस असेसर्स हो गए, प्लस तुम्हारा जितना भी पॉलिसी होल्डर्स है उनका भी इंटरेस्ट को ये इंश्योर करते हैं, राइट। सो राइट फ्रॉम तुम समझो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस में आता है से लेके इंश्योरेंस कंपनी जब बिजनेस को एग्जिट करता है तो एवरी एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आईआरडीए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है इंश्योरेंस, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। तो आईआरडीए में अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ये अलाउ करता है। पहले 26% था बट अभी ये 49% है। इसका कंपोजिशन क्या है? एक चेयरमैन है, 5 होल टाइम मेंबर है और 4 पार्ट टाइम मेंबर है
और सबका सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो टोटल 10 लोग हो गए, एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर, ऑल अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें तुम्हारा इसका काम क्या है IRDAI का, जो अपनी बात किए थे राइट, कि भाई तुम्हारा पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट को देखना, इंश्योर करना कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग स्टेज में रहे, वो ग्रो करते रहे। फिर तुम्हारा इंटीग्रिटी को, फाइनेंशियल साउंडनेस को राइट, फेयर डीलिंग को, कॉम्पिटेंस को, इन सब चीज़ों को तुम्हारा सपोर्ट करना, हेल्प करना है इनके ग्रोथ में। ये इंश्योर करना कि सारे क्लेम्स जेन्यून हैं। मतलब ऐसा भी बहुत बार होता है कि आदमी ज़बरदस्ती का है ना कोशिश करता है कि फॉल्स क्लेम बना के कुछ अमाउंट डिसबर्स करवाने का, प्लस साथ में ये भी इंश्योर करना कि कोई जेन्यून क्लेम है तो वो मिस नहीं हो रहा है, तो गलत क्लेम को रोक पाना और जेन्यून क्लेम कोई मिस नहीं हो जाए वैसा चीज़ को चेक करना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि IRDAI देखता है। IRDAI को पावर कहाँ से मिलता है? सेक्शन 14 ऑफ द IRDAI एक्ट। ये सेक्शन अपने को याद रखना है स्पेसिफिकली, ये अपने को काम आएगा। इसके अलावा व्हाट वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग IRDAI कि तुम्हारा जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको बिजनेस करने के पहले IRDAI में अप्लाई करना होता है। तो उनका रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, विड्रॉल, सस्पेंशन, कैंसिलेशन, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय IRDAI। ठीक है। और इसमें एक दो बातें और हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में जब अपने पैसा लगाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या होता है, प्रीमियम का बहुत सारा पैसा होता है। तो उस पैसा को इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, वो सारा चीज़ भी IRDAI रेगुलेट करता है। तो IRDAI का रोल को अगर अपने 3 पार्ट में देखें तो एक तो हो गया तुम्हारा रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। दूसरा क्या हो गया कि भाई तुम्हारा जो इंश्योरेंस का पॉलिसी होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनका कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना। और तीसरा क्या हो गया कि भाई तुम्हारा पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट में राइट और जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते रहना। फाइन, मतलब कि इंश्योरेंस को लेके, इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेके, दोज थिंग्स। तो एक तरीके का ये प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद अपनी बात करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2003। ठीक है, 14 अक्टूबर 2003 अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये सब याद रखने का वापस से बोल रहा हूँ। CCI एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका परपेचुअल सक्सेशन इन कॉमन स्टील है। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होता है, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। CCI का काम क्या है? CCI का काम होता है कि हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना। ठीक है, मतलब CCI इंश्योर्स कि कोई आदमी ऐसा तो नहीं है ना कि अपना पैसा का दम में पूरा मार्केट को ख़त्म कर देना चाहते हैं जिससे कि मार्केट से कंपटीशन ख़त्म हो जाए। तो CCI जस्ट इंश्योर्स कि फेयर प्ले चले राइट, और लोग आपस में compete करें इन हेल्दी मैनर। कोई प्लेयर अपना मतलब कोई बड़ा कंपनी अपना पैसा का फ़ायदा उठा के, अपना रिसोर्स का फ़ायदा उठा के मार्केट से स्मॉल प्लेयर्स को ख़त्म करने का कोशिश करे, तो वैसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अभी रिसेंटली तुम्हारा ई-कॉमर्स सेक्टर में डीप डिस्काउंटिंग को लेके या फिर तुम्हारा एक्सक्लूसिव सेल्स को लेके इसने कुछ इंक्वायरी भी की थी। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है राइट, ये तुम्हारा प्रमोट करता है कंपटीशन को, तो कि तुम्हारा इफेक्टिव कंपटीशन जो है मार्केट में रहे, पैसा टाइप का। कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और कोशिश करता है कि फ्री ट्रेड जो है वो मार्केट में होता रहे। इट प्रिवेंट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंस राइट और इंश्योर्स को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। सो इतना सा चीज़ भी अपने ध्यान रखेंगे CCI के बारे में, तो दिस इज सफिशिएंट। इसके बाद फिर अपने बात करेगा फंडिंग इंस्टीट्यूशन का, जिसको अपने इंडियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। तो भाई बात ऐसा है कि जो तुम्हारा जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो उस समय कैपिटल मार्केट उतना डेवलप नहीं था। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी को कोई भी बिजनेस करना है या पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो आज तो क्या है वो कंपनी पब्लिक इशू ला सकता है या पब्लिक से डेट के थ्रू पैसा उठा सकते हैं। उस समय वो चीज़ उतना डेवलप नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डेवलपमेंट बैंक को सेट किया। डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता था कि वो बिजनेस को फंड देता था राइट। सो जो काम आज के दिन में बहुत ज़्यादा कैपिटल मार्केट के थ्रू हो जाता है, वो काम पहले डेवलपमेंट बैंक करते थे। धीरे धीरे कैपिटल मार्केट डेवलप होने लग गया तो डेवलपमेंट बैंक का काम खत्म हो गया। स्टिल अभी नाबार्ड इज़ दी ओनली बैंक जो कि एज ए डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था और अभी भी वो अपने काम को वैसे ही कर रहे हैं। इसको छोड़ के और भी थे बैंक्स जो कि उस समय आए थे लेकिन अभी नहीं है, जैसे कि तुम्हारा IFCI था
तो IFCI क्या हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन आज के दिन वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन गया। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी दो तरह का होता है, एक होता है डिपॉजिट सीकिंग, एक होता है नॉन डिपॉजिट सीकिंग। तो जो तुम्हारा IFCI है वो नॉन डिपॉजिट सीकिंग NBFC बन गया, मतलब वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता, वो लोन लेकर लोन देने वाला काम करता है, जिसको अपने परवेयर्स ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। इसके बाद तुम्हारा ICICI बैंक 1955 में सेट हुआ था और IDBI बैंक जो है वो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये दोनों बाद में जाके कमर्शियल बैंक बन गया। तो ये अपने को वापस से बोल रहा हूँ याद रखना है, क्योंकि अपना आ सकता है, राइट, ऑब्जेक्टिव में अपने को स्टेट अवे ये पूछ सकता है। अब अपने बात करेगा नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का काम क्या है कि तुम्हारा, जैसा कि इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो तुम्हारा रूरल एरिया में, रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को लेके, है ना, फिर तुम्हारा पोल्ट्री को लेके, एनिमल हस्बेंड्री को लेके, या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रूरल इंडिया में हो रहा है, इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंसिंग या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी है, उन सबको मॉनिटर करना, उनको फंड करना, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो उस एरिया में काम कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूशन को रीफाइनेंस करना, ये सारा तुम्हारा नाबार्ड का काम है। तो दीज आर द ओवरऑल थिंग जो अपने को नाबार्ड के बारे में याद रखना है कि भाई ये हेल्प प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में, और ये एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। मतलब इसके पास होल एंड सोल कंट्रोल है इस एरिया में, फंडिंग करने का, कंट्रोल करने का। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, उसका ब्रांचेज जो है थ्रू आउट द इंडिया है, ठीक है। अब ये जो है इसने 4000 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया है, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। नाबार्ड इज वेरी एक्टिव इन डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी, और ये अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आई रिपीट, अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेंबर भी है। तो नाबार्ड किसका डेवलपमेंट में हेल्प करता है? कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री, बाकी रूरल इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, राइट। तो जितना भी तुम्हारा रूरल में, रूरल इंडिया में जितना भी इकोनॉमी एक्टिविटी है, उन सब में ये सपोर्ट करता है। अब इसका मोटा मोटी मतलब रोल क्या है? तो भाई इसका रोल है कि क्रेडिट देना, राइट, क्रेडिट वाला चीज़ को मॉनिटर करना, फिर तुम्हारा रिहेबिलिटेशन स्कीम्स वगैरह को फ्रेम करना, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को रीस्ट्रक्चर करना, लोगों को ट्रेन करना, ठीक है, जिससे वो लोग इफेक्टिवली काम सके। तो ये क्या करता है कि भाई जो तुम्हारा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या RBI या बाकी जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है उनके साथ लाइजनिंग वाला काम भी करता है। इट रीफिनांसेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच फाइनेंसेस द रूरल सेक्टर, ठीक है। इसके बाद नाबार्ड का और क्या काम आता है? तो नाबार्ड अलग से और किन लोगों को रीफिनांस करता है? एक तो तुम्हारा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रूरल रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, या बाकी बैंक जो कि RBI से अप्रूव्ड है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात जो अपने को ध्यान रखना है वो ये कि भाई एक प्रोग्राम नाबार्ड ने शुरू किया था, विच इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि विलेज एरिया में जनरली वुमेन ड्रिवन होता है, तो वो लोग ग्रुप में क्या है ना, छोटा छोटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सिलाई का काम कर लिया, है ना, हैंडक्राफ्ट का कुछ काम कर लिया, या कुछ लोग मिलके क्या है कि मट्टी का बर्तन वगैरह बना लिया। तो इनको माइक्रो फाइनेंसिंग का जो काम है वो भी नाबार्ड करता है, ठीक है। सो नाबार्ड इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी गुड वर्क इन रूरल इंडिया। इसका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी पोर्टफोलियो है, इन्वॉल्विंग डाइवर्स फील्ड लाइक वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, फार्म इनोवेशन थ्रू डेडिकेटेड फंड सेटअप फॉर दिस पर्पज। तो ये 5 लोगों के बारे, 5 इंस्टीट्यूशन के बारे में अपने को थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज रखना है, जो कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वच इज RBI, SEBI, CCI, IRDA और नाबार्ड, ठीक है। इसको छोड़ के ओवरऑल अपने को बस ये समझना है कि कैसे अपने गवर्नमेंट या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को फैसिलिटेट करता है। 3 लेयर्स होते हैं, अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन जनरल तुम्हारा फंडिंग और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसको टाइम टू टाइम बार बार सुनते रहना, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलो, आई होप कि ये अपने को डेफिनेटली हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं फॉर सम न्यू वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।